नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मतदान दल के क्विज़ के लिए प्रश्नोत्तरी के लिए। ये दूसरा चैप्टर है जो पीठासीन अधिकारी का हैंडबुक है, उसमें कुछ प्रश्न हैं। आइए प्रश्न और उत्तर को हल करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न, ये जो चैप्टर है ये है मतदान केंद्रों की स्थापना और सुरक्षा व्यवस्था से रिलेटेड। पहला प्रश्न है, वोटिंग कंपार्टमेंट में वीवीपीएटी को रखने का क्या नियम है? जहाँ पे मतदान प्रकोष्ठ होता है वहाँ पे क्या नियम है इसको रखने का? तो देखिए, पहला बैलेट यूनिट के बाएं तरफ वीवीपीएटी को रखा जाता है। ध्यान देंगे, पहला बैलेट यूनिट वो दाहिने साइड होगा और बायां साइड वीवीपीएटी होगा। बैलेट यूनिट, फर्स्ट बैलेट यूनिट के बाएं साइड वीवीपीएटी को रखा जाता है। दूसरा सवाल, मतदान केंद्र पर कितनी कतारें होनी चाहिए? मतदान केंद्र पर कितनी कतारें होनी चाहिए? जवाब है 3 कतारें, एक पुरुष के लिए, दूसरा महिलाओं के लिए और तीसरा वृद्ध, दिव्यांग, गर्भवती महिलाओं के लिए। तीसरा प्रश्न है, निर्वाचन के उम्मीदवारों की सूची किस प्रारूप में प्रदर्शित की जाती है? निर्वाचन में जो उम्मीदवार, जो कैंडिडेट्स जो खड़े होते हैं, एमपी हो या फिर एमएलए हो, उनकी सूची किस में प्रदर्शित की जाती है, बाहर चिपकाया जाता है? तो वो 7A 7 में होता है। चौथा प्रश्न, क्या मतदान केंद्र पर उपस्थित पुलिसकर्मी मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश कर सकता है? तो जवाब होगा नहीं। अपरिहार्य कारणों से पीठासीन के बुलाने पर प्रवेश कर सकते हैं, ऐसे बिल्कुल प्रवेश नहीं कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न, निर्वाचन के उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता, पोलिंग एजेंट्स या फिर इलेक्शन एजेंट के साथ कोई सुरक्षाकर्मी मतदान केंद्र में प्रवेश कर सकता है या नहीं? तो जवाब होगा सामान्य सुरक्षाकर्मी प्रवेश नहीं कर सकता है, परंतु Z+ सुरक्षा प्राप्त यदि कोई व्यक्ति है, उनके आने की दशा में उनके सुरक्षाकर्मी सादे कपड़ों, सादे लिबास में आएंगे और वो भी अपने हथियार छुपा करके लाएंगे, दिखा करके नहीं, ताकि वहाँ कोई सहम नहीं जाए, कोई डर नहीं जाए। समझ गए? लोकतंत्र है। क्या छठा प्रश्न, क्या कोई मंत्री या उपमंत्री निर्वाचन अभिकर्ता मतलब पोलिंग एजेंट या इलेक्शन एजेंट या मतदान अभिकर्ता मतलब कोई पोलिंग एजेंट के रूप में नियुक्त हो सकता है? क्या कोई मंत्री या उपमंत्री? तो जवाब है नहीं। पोलिंग एजेंट या इलेक्शन एजेंट दोनों अलग होते हैं। तो पोलिंग एजेंट या इलेक्शन एजेंट कोई भी मंत्री या उपमंत्री के जो है वो नियुक्त नहीं हो सकते हैं। सातवां प्रश्न, किसी मतदान केंद्र में एक समय में कितने मतदाताओं को मतदान बूथ में प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए? तो इसका जवाब है 3 या 4। 3 या 4। P1 के पास, P2 के पास, P3 के पास 3 हो गए और एक वोट दे रहा होगा। जैसे वो चौथा जो है वोट दे रहा होगा, वो जब निकलेगा तो फिर तीसरा के पास मौजूद जो है वो अंदर उसको जाने की अनुमति मिलेगी। तो इसलिए 3 से 4 ही वोटर या इलेक्टर जो है वो मतदान बूथ के अंदर रहेंगे। आठवां प्रश्न, एक कैंडिडेट, एक उम्मीदवार मतदान केंद्र पर कितने पोलिंग एजेंट्स को नियुक्त कर सकता है? तो इसका जवाब है, एक प्रत्याशी किसी मतदान केंद्र पर एक पोलिंग एजेंट और 2 रिलीविंग पोलिंग एजेंट नियुक्त कर सकता है, लेकिन एक समय पर उम्मीदवार का केवल एक पोलिंग एजेंट ही मतदान केंद्र के अंदर उपस्थित रह सकेगा। यही इतनी ही अनुमति दी जाएगी, पोलिंग एजेंट एक ही रहेगा अंदर। एक पोलिंग एजेंट, 2 रिलीविंग एजेंट, एक छुट्टी चाहिए तो दूसरा अंदर आएगा, लेकिन किसी भी हालत में एक पॉलिटिकल पार्टी का एक ही पोलिंग एजेंट उपस्थित रह सकता है पोलिंग स्टेशन के भीतर। अब जो है बूथ का वर्ड यूज़ नहीं होता है, अब पोलिंग स्टेशन यूज़ होता है। 9वां प्रश्न, किसी उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट की नियुक्ति को यदि रद्द किया जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो कैंडिडेट का इलेक्शन एजेंट पोलिंग मतदान समाप्ति से पहले किसी अन्य पोलिंग एजेंट की नियुक्ति कर सकता है या नहीं? तो बिल्कुल कर सकता है, यही जवाब है, बिल्कुल कर सकता है। 10वां प्रश्न है, मतदान अभिकर्ता पोलिंग एजेंट के रूप में कैसे व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है? तो जवाब है, वह व्यक्ति मतदान केंद्र की विधानसभा का क्षेत्र का ही निवासी होना चाहिए, जिसके पास मतदाता पहचान पत्र या किसी सरकारी एजेंसी द्वारा जारी कोई अन्य मान्यता प्राप्त पहचान पत्र होना चाहिए। 11वां प्रश्न, ग्राम पंचायत के मुखिया या ग्राम पंचायत के सरपंच या ग्राम पंचायत सदस्य आदि को पोलिंग एजेंट के रूप में नियुक्त किया जा सकता है या नहीं? तो हाँ, किया जा सकता है, क्योंकि याद करिए जब मुखिया वगैरह का चुनाव होता है तो उसमें पॉलिटिकल बेसिस पर नहीं होता है कि ये फलां पार्टी का है, वो पार्टी का है, ऐसे नहीं होता है। वो समझ लीजिए सारे लोग निर्दलीय ही होते हैं। अंदर से तो कोई ना कोई पार्टी के सपोर्टर होते हैं, लेकिन ऐसे नहीं।
12वां प्रश्न है मतदान अभिकर्ता पोलिंग एजेंट की नियुक्ति के लिए कौन सा प्रारूप होता है? तो इसका सही जवाब है प्रारूप 10। 13वां प्रश्न, मतदान की तिथि जिस दिन पोल हो रहा है उस दिन मतदान प्रारंभ के कितने समय पूर्व मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू की जाती है? तो इसका जवाब होगा 1.5 घंटे पहले, यानी कि 90 मिनट पहले मॉक पोल की शुरुआत की जाती है। 14वां प्रश्न है, क्या मतदान के दरमियान कोई मतदान अभिकर्ता पोलिंग एजेंट जो है वो मतदाता सूची की प्रति मतदान केंद्र के बाहर ले जा सकता है, बाहर जा सकता है लेकर के? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। सख्ती से इसको लागू किया जाए कि जब पोल चल रहा हो तो उसने जो टिक लगाया है वो लेकर के वो बाहर बिल्कुल नहीं जाए। 15वां प्रश्न, क्या कोई मतदान अभिकर्ता, क्या कोई पोलिंग एजेंट मतदान केंद्र के अंदर अपने साथ मोबाइल फ़ोन रख सकता है? तो जवाब है अनुमति नहीं है। निर्वाचन आयोग इसकी बिल्कुल अनुमति नहीं देता है। 16वां प्रश्न है, क्या मतदान के दौरान कोई मतदाता अपने साथ मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल ले जा सकता है? तो इसका भी जवाब होगा अनुमति नहीं है। बड़े बड़े अक्षरों में पोस्टर में लिखा हुआ रहेगा, मिलेगा मतदान दल को या नहीं है, तो आप बड़े बड़े अक्षरों में कलरफुल पेन से लिख दें कि मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं है मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र के अंदर। इस तरह की भाषा में आप लिख दें। कहाँ? तो जहाँ पे क्यू में, लाइन में जहाँ पे मतदाता लगे हुए हैं, निर्वाचक लगे हुए हैं। मतदान केंद्र में मतदान अभिकर्ता कहाँ बैठेंगे? मतदान केंद्र के अंदर या मतदान केंद्र के बाहर? तो इसका सही जवाब होगा मतदान केंद्र के अंदर, मतदान अधिकारियों के पीछे, जहां से मतदाताओं के प्रवेश और निकास वो साफ साफ देख सकें, ताकि मतदाताओं की पहचान वो भी कर सकें। 18वां प्रश्न है, क्या मतदान केंद्र के अंदर मतदान अभिकर्ता मतलब पोलिंग एजेंट को धूम्रपान की अनुमति है? तो जवाब होगा मतदान केंद्र के अंदर मतदान अभिकर्ताओं के साथ साथ मतदान अधिकारियों को भी धूम्रपान की अनुमति नहीं है। नहीं खैनी खाने की अनुमति है, और नहीं शराब पीने की अनुमति है, और ना ही कोई धूम्रपान करने की अनुमति है, बीड़ी सिगरेट। ठीक है। 19वां प्रश्न, क्या मतदान केंद्र के अंदर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी की अनुमति है? तो उत्तर इसका है कि अनधिकृत व्यक्ति को मतदान केंद्र के अंदर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। अधिकृत व्यक्ति जो होगा उनके लिए वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी की उतनी ही अनुमति है, ताकि मतदान की गोपनीयता बनी रहे। मतलब मतदान प्रकोष्ठ जो वोटिंग कंपार्टमेंट है वहाँ वोट देते हुए नहीं दे सकता है। और यही कारण है कि जो सीसीटीवी लगा होता है वो भी इस तरह से लगाया जाता है कि जब मतदाता वोट दे रहा होगा तो उसको वो कैप्चर नहीं कर सके। तो मतदान केंद्र के बाहर लाइन में खड़े मतदाताओं की भीड़ के फ़ोटो लेने में कोई आपत्ति नहीं है, उसके फ़ोटो ले सकता है कोई भी। ठीक है। 20वां प्रश्न है, क्या कोई मतदाता मतदान केंद्र के अंदर अपना वोट देते हुए या बैलेट यूनिट पर अपना वोट चिन्हित करते हुए वीवीपीएटी में ये पर्ची निकली है, ये स्लिप निकला है, उसकी फ़ोटो ले सकता है या वीडियो ले सकता है? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 21वां प्रश्न है, मतदान के दिन क्या प्रेक्षक मतलब ऑब्जर्वर मतदान केंद्र में मतदान का निरीक्षण कर सकता है? तो इसका जवाब होगा हाँ, कर सकता है। अगला सवाल है, माइक्रो ऑब्जर्वर किसे रिपोर्ट करते हैं? तो माइक्रो ऑब्जर्वर मुख्य ऑब्जर्वर को रिपोर्ट करते हैं। 23वां प्रश्न, क्या माइक्रो ऑब्जर्वर अपने पास मोबाइल फ़ोन रख सकता है? तो सही जवाब है हाँ, रख सकता है, लेकिन साइलेंट मोड में। 24वां प्रश्न, मतदान केंद्र के अंदर और बाहर में कितनी दूरी की परिधि तक चुनाव का प्रचार प्रसार वर्जित है? तो सही जवाब होगा 100 मीटर की परिधि। बूथ से 100 मीटर की परिधि तक कोई चुनाव प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का चुनावी चिन्ह नहीं होना चाहिए। 25वां प्रश्न, क्या मतदान केंद्र के अंदर मतदान अभिकर्ता अपने प्रत्याशी की पार्टी का नाम, प्रतीक या स्लोगन लिखा हुआ सामान प्रयोग कर सकता है? तो जवाब है नहीं कर सकता है। हालांकि मतदान अभिकर्ता अपनी पहचान के उद्देश्य से शरीर पर अपने उम्मीदवार का नाम दर्शाने वाला एक बैज लगा सकता है। 26वां प्रश्न, क्या कोई सुरक्षाकर्मी या अन्य व्यक्ति मतदान के लिए आने वाले निर्वाचकों की पहचान सत्यापित कर सकता है? तो इसका सही जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यह काम निर्वाचन कर्मियों का है, किसी बीएलओ का नहीं
या फिर किसी पुलिसकर्मी का नहीं, वो इसको नहीं कर सकते हैं पहचान सत्यापित। ये काम P1 का है। P1 अनुपस्थित हैं तो फिर पीठासीन अधिकारी जिनको भी अनुमति देंगे, P2 या P3 जिसको भी करेंगे वो करेगा, लेकिन मुख्य रूप से काम है P1 का। तो ये कुल 26 प्रश्न थे इस प्रश्नोत्तरी में। आपको कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा आया, पसंद आया तो आप लोगों के बीच शेयर करें। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।